हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th से हमारा चैप्टर फर्स्ट है एनवायरनमेंट। ये चैप्टर हमारा ज्योग्राफी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें होती है जो हमारे जीने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है उसको हम उन सभी चीज़ों को हम किस में इंक्लूड करते हैं, एनवायरनमेंट में इंक्लूड करते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में हम अपने इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं और इससे पहले की वीडियोस में हमने एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट क्या होता है और एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके बाद लिथोस्फीयर के बारे में भी हमने देखा। अब नेक्स्ट जो भी हमारा पॉइंट होगा वो हम अपनी इस वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो एनवायरनमेंट के बारे में हमने देखा, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, जो भी चीज़ें हमें अपने आसपास दिखाई देती है वो सब क्या होती है, एनवायरनमेंट होती है। वो सब किस में इंक्लूड होती है, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स कितने हैं? कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। नेचुरल जो बाय नेचर हमें मिलते हैं, ह्यूमन बींग्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और ह्यूमन मेड जो ह्यूमन द्वारा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करके बनाए जाते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में वाटर, एयर, लैंड और लिविंग थिंग्स को इंक्लूड करते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंडिविजुअल पर्सन, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन को इंक्लूड करते हैं। और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में पार्क्स, ब्रिज, रोड, मोनूमेंट्स, इंडस्ट्री और बिल्डिंग्स को इंक्लूड किया जाता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट हैं। उसके बाद हमने देखा बायोटिक और अबायोटिक एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं। बायोटिक में हमने देखा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपनी ग्रोइंग खुद कर सकते हैं, तो वो होते हैं बायोटिक, जैसे प्लांट्स और एनिमल। अबायोटिक जो खुद ग्रो नहीं कर पाते, ना सांस लेते हैं, ना चल फिर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं अबायोटिक, जैसे लैंड। उसके बाद हमने नेचुरल एनवायरनमेंट में देखा था। नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल्स को इंक्लूड करते हैं। इसी में ही लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर में हमने देखा। लिथोस्फीयर क्या होती है, जो अर्थ की सबसे टॉप लेयर है। सबसे टॉप लेयर का नाम क्या है, क्रस्ट नाम है। और उसका भी जो सबसे सॉलिड वाला और हार्ड वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, लिथोस्फीयर। और हिंदी में बोलते हैं लिथोस्फीयर को स्थल मंडल। मतलब जिस जगह पर हम रहते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, तो वो सब हमारा किस में आता है, लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। जो भी जितनी भी ज़मीन है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, प्लेन है, वैलीज है, ये सब किस में आती है, लिथोस्फीयर में। मतलब ज़मीन का जो पार्ट जिस पर हम रहते हैं, तो जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो हमारा किस में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। लिथोस्फीयर में हम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और वो ज़मीन जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं और जिस पर हम घर बनाते हैं, वो सब हमारा किस में इंक्लूड होता है, लिथोस्फीयर में इंक्लूड होता है। तो ये था हमारे पास लिथोस्फीयर के बारे में। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में और देखेंगे। तो हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हाइड्रोस्फीयर के बारे में। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज हाइड्रोस्फीयर। जो चीज़, जो जगह, जो प्लेस पानी से रिलेटेड है या जो पानी को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। और हाइड्रोस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं जलमंडल। इट comprise various source of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, ओशियन एक्सेट्रा। मतलब पानी से रिलेटेड हर एक चीज़ को, जितने भी हमारे पास सोर्सेज होते हैं वाटर के, डिफरेंट टाइप के, या जो डिफरेंट वाटर बॉडीज़ हैं,
वो सब किस में आती है? हाइड्रोस्फीयर में आती है। जैसे रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, सीज, ओशियन, ये सब किस में आते हैं? हाइड्रोस्फीयर में, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? पानी से, वाटर से रिलेटेड है। इट इज़ असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था हमारे पास हाइड्रोस्फीयर के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर के बारे में, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? तो एटमॉस्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं वायुमंडल। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो हवा की, एयर की एक छोटी सी परत, पतली सी परत होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अर्थ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को बनाए रखती है अपने चारों तरफ। इट प्रोटेक्ट अस, ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन। सूर्य से जो काफ़ी हानिकारक किरणें और हीट आती है, वो उस हीट से अर्थ को बचाती है। कौन बचाता है? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ को सन की हार्मफुल रेज, हानिकारक किरणें और जो बहुत तेज़ हीट होती है, जो डायरेक्ट हीट होती है, उससे अर्थ को बचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। इसमें क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं? इसमें गैसेज होती है अलग अलग टाइप की, डस्ट होती है और वाटर वेपर्स होते हैं। ठीक है, जो जलवाष्प होते हैं वो डस्ट, धूल, गैसेज, जो अलग अलग टाइप की गैसेज होती है वो किस में आती है? एटमॉस्फेयर में आती है। द चेंज इन द एटमोसफियर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आता है, अगर वायुमंडल में कोई भी चेंज आता है, तो उसकी वजह से हमारा वेदर, हमारी अर्थ का वेदर और क्लाइमेट चेंज हो जाता है। मतलब अगर एटमॉस्फेयर में कोई चेंज होगा, वायुमंडल में कोई चेंज होगा, तो उसकी वजह से हमारी जगह जो जिस पर हम रह रहे हैं, तो उसका मौसम और उसकी जलवायु, वेदर और क्लाइमेट, दोनों ही चीज़ें चेंज हो जाएगी एटमॉस्फेयर के साथ ही। ओके, तो ये किसके बारे में था? हमारे पास एटमॉस्फेयर के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है बायोस्फीयर के बारे में, कि बायोस्फीयर क्या होता है। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग गुड्स वर्ल्ड। बायोस्फीयर में हमारे पास आता है प्लांट्स और एनिमल का किंगडम। जो प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी, या हम बोल सकते हैं इसको लिविंग वर्ल्ड, मतलब वो जो सांस ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वो सब हमारे पास किस में आते हैं? बायोस्फीयर में आते हैं। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। बायोस्फीयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर तीनों एक साथ आती है, जिसकी वजह से लाइफ चल पाती है। ठीक है, जीवन संभव हो पाता है। क्योंकि देखो, अगर हमें जीना है तो उसके लिए हमें तीनों चीज़ें चाहिए। हमें रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए सांस लेने के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ मिस हो जाती है तो हम उसके बिना नहीं जी सकते। तो अगर हमें लाइफ चाहिए, अगर हमें जीना है, तो उसके लिए हमें एक कॉम्बिनेशन चाहिए जहाँ पर ज़मीन भी हो, पानी भी हो और हवा भी हो। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिलती है और जिसकी वजह से लाइफ आगे कंटिन्यू होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये था हमारे पास अलग अलग पार्ट, जिसमें हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में कवर किया है। इसी में हमारे पास एक मेन पार्ट और आता है इकोसिस्टम का, कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से एक स्टोरी दी हुई है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है। एट एन एनसीसी कैंप दैट रवि क्लास वाज अटेंडिंग, Jussie exclaimed, "What a heavy downpour!"
रवि और जसी एक एनसीसी कैंप में गए। वहीं पे जसी ने एक्सक्लेम किया, व्हाट ए हैवी डाउनपोर, इट रिमेन मी ऑफ माई हाउस इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट pours and pours and pours over the lush green field and coconut planets. Hira from Jaisalmer exclaimed, we go no rain, we see only kikar and sand. As far as the eyes can see, but you also find camel, said Ravi. तो यहाँ पर जसी बता रहा है कि जिस जगह पर वो रहता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। डाउन पोर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या कंटिन्यू जहाँ पर बारिश होती है वो। और बताता है केरला में ऐसा होता है। तो वो बताता है कि यहाँ पर आकर आप रोज़ाना बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है और यहाँ के जो ग्रीन फील्ड और कोकोनट प्लांटेशन है उसको आप आराम से देख सकते हो। इसी पे हीरा बोलता है कि वो जैसलमेर से आया है, लेकिन वहाँ उनके यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। वहाँ पर ओनली आपको कीकर और दूर दूर तक रेत ही दिखाई देगी और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट आपको वहाँ पर कैमल्स, ऊंट दिखाई दे सकते हैं। ओके तो ये इकोसिस्टम बता रहे, मतलब एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, हमेशा ग्रीन खेत होते हैं, कोकोनट प्लांटेशन होती है, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर कभी बहुत कम बारिश होती है या बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, और वहाँ पर कीकर और आपको दूर दूर तक बस ओनली ऑन रेत ही देखने को मिलेगी। तो ऐसे करके वो एनसीसी के कैंप में रवि, जसी और हीरा आपस में बातें कर रहे हैं। हीरा से, नो जस्ट कैमल, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक, लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट टू। तो हीरा इस पर कहता है कि ओनली कैमल्स ही नहीं मिलते यहाँ पर, ओनली ऊँट ही नहीं मिलते, बल्कि अगर आप हमारे रेगिस्तान में आकर देखोगे, क्योंकि जैसलमेर जो है वो राजस्थान के रेगिस्तान जो डेजर्ट वाला एरिया है उसमें आता है। यू विल सी स्नेक, यहाँ पर आपको स्नेक्स, लिजार्ड और काफ़ी टाइप के दूसरे इंसेक्ट भी देखने को मिलेंगे। Ravi wondered, why do the animals and the vegetation and the way people live vary from place to place। तो इसी पर रवि एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हर जगह पर एनिमल्स, पेड़ पौधे और वहाँ पर रहने वाले लोग बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। एक जगह पर किसी और टाइप के लोग, एनिमल और वेजिटेशन होती है, और दूसरी ही जगह पर किसी और टाइप के। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, लेकिन क्या वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं? ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। और इसी पर टीचर रिप्लाई करता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, सभी अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के जैसे ही होते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन दियर इमीडिएट सराउंडिंग। जितने भी प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग है वो सभी अपने आसपास के चीज़ों पर डिपेंड होते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग आपस में एक दूसरे पर भी डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। और जो ये इंटरडिपेंडेंसी होती है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स एनिमल पर डिपेंड है, एनिमल्स ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड है, और ह्यूमन बीइंग एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर डिपेंड है। तो ऐसे करके ये तीनों आपस में एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। There could be an ecosystem of large rainforest, grassland, desert, mountain, lakes, river, ocean and even a small pond। काफ़ी ज़्यादा अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कहीं पर रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, कहीं पे ग्रासलैंड, कहीं पे डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर, ओशियन, और कहीं पर आपको छोटे छोटे तालाब देखने को मिलेंगे। ये सब किसकी वजह से है? इकोसिस्टम की वजह से है। ओके तो ये था हमारे पास किसके बारे में पार्ट? इकोसिस्टम के बारे में। तो डू यू नो में आपको एक इम्पोर्टेंट बात दी हुई है यहाँ पर। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हर साल किस डेट को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था हमारा पार्ट जिसमें हमने जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो अलग अलग टाइप के हमें
पार्ट देखने थे, पार्ट को बारे में पढ़ना था, वो कंप्लीट हो गया है। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको समझ आए। एक बार दोबारा से आप ये वीडियो देखते हुए दोबारा से बुक में पढ़ोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।